नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। रतन के पिताजी को लकवा था, इसलिए वो बिस्तर पर ही रहते थे और उसकी माँ पूरा दिन अपने पति की तीमारदारी या घर के कामों में लगी रहती थी। रतन की बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अभी भी घर पर ही थी। गर्मी की बात है, एक दिन रतन काम से लौट रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वो आसपास देखता है, लेकिन वहां कोई कुआं या जलाशय नहीं था। तभी उसे एक आदमी आता हुआ नजर आता है, जिसके पास टोकरी में 4-5 तरबूज थे। तरबूज को देखकर रतन का मन तरबूज खाने का करने लगता है, लेकिन वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसमें सिर्फ 5 रुपए पड़े थे। बड़ी जोरों की प्यास लगी है। अगर मैं तरबूज वाले से कहूं कि वो मुझे एक तरबूज दे दे तो वो बगैर पैसों के तो देगा नहीं, और घर भी अभी बहुत दूर है। क्या करूं क्या ना करूं। तभी वो तरबूज वाला आदमी रतन के बिल्कुल पास आ जाता है। रतन उसे आवाज देकर बोलता है। भैया, क्या तुम्हारे पास पानी होगा? नहीं नहीं, मेरे पास पानी नहीं है, तरबूज है, चाहिए क्या? नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, प्यास लगी थी बस इसलिए पूछ लिया। हाँ भैया, आज तो गर्मी भी कुछ गजब की है। कोई बात नहीं, खाते कमाते रहेंगे, तुम ये तरबूज लो, कभी मिले तो पैसे दे देना। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे भैया, कसम से हलक सूख रहा था। लो भैया, ये तरबूज लो और अपनी प्यास बुझाओ। रतन उस आदमी से तरबूज ले लेता है। उसके बाद वो वहां बैठकर उस तरबूज को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आ जाता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठकर ये तरबूज नहीं खा सकता। मेरे परिवार में भी तो कितने समय से कोई फल नहीं खाया गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी तेज कदमों से चलता हूँ। आज सब मिलकर बैठकर ये तरबूज खाएंगे। तभी रतन हिम्मत करके तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर, सीमा बहन, जल्दी से पानी ले आ, बहुत तेज प्यास लगी है। ये लो भैया, मैंने तो तुम्हें देखते ही पानी का गिलास उठा लिया था। अरे वाह भैया, तुम तरबूज लेकर आए हो। कसम से गला सूख रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। एक गिलास पानी और पिलाना। बेटा, अपना पानी घर से लेकर चला कर। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। पहले तो लोग सड़कों के किनारे घड़े रख दिया करते थे ताकि राहगीर आकर पानी पी ले। अब सब अपने में इतना मस्त रहते हैं, किसी को किसी के सुख दुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ माँ, कल से मैं पानी लेकर निकला करूंगा। सीमा, इस तरबूज को तुम थोड़ी देर पानी में डाल दो, जब ठंडा हो जाएगा तो हम सब बैठकर खाएंगे। सीमा तरबूज को ले जाकर पानी में डाल देती है। सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सीमा तरबूज और एक चाकू उठा लाती है। ये लो रतन भैया, आप इसे काटो, तब तक मैं नमक लेकर आती हूँ। मैं तो बहुत मीठा हूँ, फिर नमक लाने की क्या जरूरत है? रतन भैया, ये आप बोले क्या? सीमा रतन की तरफ देखती है और रतन आंखें फाड़े हुए तरबूज की तरफ देख रहा था। वो हाथ से इशारा कर बताता है कि मैं नहीं, तरबूज बोल रहा है। अरे भाई, तुम लोगों को अगर तरबूज खाना ही है तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए और भी तरबूज ला सकता हूँ। तभी देखते ही देखते वहां पर 2 ठंडे तरबूज आ जाते हैं। सभी लोग डरे हुए चुपचाप उस तरबूज को देख रहे थे। अरे तुम सबको क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों ने कुछ अनोखी चीज देखी हो। हम पहली बार अपनी जिंदगी में किसी फल को बोलते हुए देख रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम जा सकते हो। अरे नहीं भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम लोग बहुत तकलीफ में हो, मुझे दिखाई दे रहा है। पर अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस घर का ही सदस्य हूँ, ये घर मेरा, तुम लोग भी मेरे। अब देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या करता हूँ। लेकिन तुम हम पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैंने देखा तुम प्यास से मरने ही वाले थे, लेकिन फिर भी तुमने तरबूज नहीं तोड़ा। तुमने तब भी अपने परिवार की चिंता की। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तभी मन ही मन सोच लिया था कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम्हारे हालात अच्छे करूंगा। मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम सबका दुख दर्द समझते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। बचपन से ही इसका बड़ा नरम दिल रहा है। किसी को दुख तकलीफ में तो देख ही नहीं सकता। मेरा बेटा। उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही थी और उनका शरीर भी कांप रहा था। तभी तरबूज में से एक बौना आदमी बाहर निकलता है और वो छड़ी लेकर रतन के पिता के शरीर पर फेरने लगता है। देखते ही देखते रतन के पिता बिल्कुल सही हो जाते हैं। तरबूज में से निकले बौने आदमी को देखकर अब वो सब लोग घबरा गए। अरे अरे, तुम लोगों के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तरबूज मेरा घर है। आप सब लोग मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या ये थाली में कटा हुआ तरबूज भी खाओगे? सभी लोग थोड़ी देर में अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर सारा परिवार बैठकर तरबूज खाता है। वो बौना आदमी भी खुशी खुशी उन लोगों के साथ तरबूज खाता है और कुछ देर बाद में वापस उस जादुई तरबूज के अंदर चला जाता है। सब लोग सो जाते हैं।
अगले दिन सुबह। सीमा, ओ सीमा, जल्दी से खाना दे दे, मुझे देर हो रही है, काम पर जाना है। बेटा, जादुई तरबूज की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। कितने सालों से तुम अकेले ही काम कर रहे हो। नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए। तभी जादुई तरबूज में से वो बौना आदमी बाहर निकलता है और अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, सीमा बहन, रतन के साथ साथ मेरे लिए भी खाना ले आओ। बहुत टाइम से मैंने इंसान के हाथों का खाना नहीं खाया है। और तुम दोनों किस बात पर बहसा बहसी कर रहे हो? मेरी बात मानो, तुम्हें कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है। गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी लोग मीठे मीठे तरबूजों की तलाश में रहते हैं। मैं तुम्हें ढेर सारे तरबूज दे देता हूँ, तुम उन्हें बेचो। वैसे ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। गर्मी से सभी लोग बेहाल हो, ऐसे मीठे फलों की तलाश में ही रहते हैं। हाँ हाँ, तुम बाहर आंगन में जाकर देखो, वहां पर ढेर सारे तरबूज रखे हैं। तुम यहीं अपने आंगन में रखकर उन्हें बेचो। तभी सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है। वो बौना आदमी खुशी खुशी खाना खाता है और वापस जादुई तरबूज के अंदर जाकर बैठ जाता है। रतन और उसके पिताजी बाहर आंगन में ही तरबूज रखकर उन्हें बेचने लगते हैं। यहाँ तक कि रतन के पिताजी एक बड़े से घड़े में ठंडा शरबत भी रख लेते हैं। पहले वो लोगों को आवाज देकर ठंडा शरबत पीने के लिए बुलाते हैं और जो लोग आकर पानी पीते हैं और वो तरबूज भी खरीद कर ले जाते हैं। शाम होते होते सारे तरबूज बिक जाते हैं और आज उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। कैसा लग रहा है रतन, अपना काम शुरू करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया। लेकिन तरबूज तो केवल गर्मियों तक ही रहते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो, बहुत सारे ऐसे काम है जो तुम कर सकते हो। तभी वो बौना आदमी तरबूज में से बाहर आता है। हाँ बेटा, सोच तो हम भी बहुत समय से रहे हैं, लेकिन तुम तो हमारे घर के हालात देख ही रहे हो। यहाँ खाने को दाना तक भी नहीं है, फिर बेटी की शादी के बारे में कैसे सोचें? जादुई तरबूज के होते हुए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ। तभी तरबूज में से रोशनी बाहर आती है और घर की चारों दिशा में घूमने लगती है। देखते ही देखते घर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। सीमा भी सुंदर कपड़ों में खड़ी हुई थी। घर भी सुंदर बन चुका था। हे भगवान, मेरी आंखें ये क्या चमत्कार देख रही हैं। इस घर की तो काया ही पलट हो गई। अब तो हम अपनी सीमा की शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ पिताजी, हम गांव के सभी लोगों को सीमा की शादी में निमंत्रण देंगे। अरे वो सब तो तुम लोग बाद में करना, पहले सीमा के लिए कोई बढ़िया रिश्ता तो आने दो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रतन दरवाजा खोलता है तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। अरे रास्ता रोक कर क्यों खड़ा हुआ है? मेरे को मेरी बहन से मिलना है, हट सामने से। अरे रज्जो, इतने सालों बाद कहाँ थी मेरी बहन? बस मैं दूसरे शहर चली गई थी, वहीं पर ही मैंने अपना परिवार बना लिया। तेरी बड़ी याद आई तो मैंने गांव में जाकर पता किया, फिर पता चला तेरी शादी तो इस गांव में हुई है। बस लोगों से पूछते पाछते तेरे पास आ गई। तेरे घर के ठाट बाट देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे तो तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आ मेरी बहन, बैठ। रतन की माँ अपने परिवार से अपनी बहन को मिलाती है। सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है। तभी रतन की मौसी अपनी बहन से कहती है कि उनके गांव का जमींदार का बेटा बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सजीला नौजवान है। उसके माता पिता उसके लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं सीमा के बारे में उनसे बात करूंगी। दोनों बहनें आपस में मिलकर बहुत देर तक बातें करती हैं। फिर मौसी चली जाती है और कुछ दिन बाद वो अपने गांव के जमींदार के साथ वापस आती है। दोनों परिवार आपसी सहमति से सीमा का रिश्ता तय कर देते हैं और फिर धूमधाम से जादुई तरबूज की मदद से रतन अपनी बहन की शादी कर देता है। अब बताओ मेरे दोस्त रतन, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। बस अब मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बस तुम वो पूरी कर देना। और उसके बाद रतन जादुई तरबूज की मदद से यदा कदा लोगों की मदद करता रहता था।